हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम का इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। इनकम टैक्स किस किस सिलेबस में है? तो आपका बीकॉम थर्ड पार्ट में है, चाहे वो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार का हो या फिर कहीं का हो, उस यूनिवर्सिटी में है। दूसरा आपका सीए में है, और सीए में या सीएस में भी है। ये कौन सा लेवल पे है? तो सीए इंटर, सीएमए इंटर या फिर सीएस इंटर है। ये फर्स्ट क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, और सैटरडे संडे को मेरे ख्याल से हम इनकम टैक्स या फिर जो चीज़ जो हाई है बीकॉम का क्लास करवाएंगे। तो आज इनकम टैक्स से शुरू कर रहे हैं। इनकम टैक्स का ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग जस्ट बेसिक्स जानने जा रहे हैं। मीन्स बेसिक्स जो डिफिनीसन होता है या बेसिक्स जो होता है टैक्स का, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जहाँ से टैक्स का शुरुआत होता है ये सारा चीज़। तो सबसे पहला चीज़ आता है टैक्स। टैक्स से का मतलब क्या होता है? तो टैक्स का मतलब होता है इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट, जिसको हम लोग टैक्स की भाषा में लेवी बोलते हैं, LEVY, लेवी इज़ पेड बाई एन एसएससी। एसएससी क्या है वो हम लोग आगे बढ़ के पता लगाते हैं। एसएससी ऑन देयर इनकम, वेल्थ और गुड्स और सर्विस सेल इज कॉल्ड टैक्स। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक छोटा सा अमाउंट है जो किसी भी करदाता के द्वारा, एसएससी का जो हिंदी होता है वो होता है करदाता, करदाता के द्वारा अपने कमाए हुए इनकम, आय पे, या फिर उनके द्वारा जो संपत्ति जनरेट किया गया है उस पे, या फिर गुड्स और सर्विस उनके द्वारा बेचा गया है उस पे अगर एक छोटा सा अमाउंट पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट को, उसको हम लोग पेड बाय एन एसएससी ऑन देयर इनकम, गुड्स और सर्विस टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। मतलब अगर गवर्नमेंट को हम लोग इनकम के ऊपर कुछ पैसा देते हैं, या फिर अपने संपत्ति के ऊपर कुछ पैसा देते हैं, या गुड्स या सर्विस के बेचने के ऊपर कुछ पैसा देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टैक्स। टैक्स जो है वो इंडिया में इनकम टैक्स रूल या इनकम टैक्स एक्ट 1961 से नियमित रूप से चल रहा है। मतलब इस समय एक रूल लिखा गया या एक्ट लिखा गया, उस एक्ट के आधार पे आज तक हम लोगों का इनकम टैक्स आते गया है। टैक्स जो है वो दो प्रकार का होता है। टैक्स जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वैसा टैक्स का अमाउंट या वैसा अमाउंट जो किसी भी व्यक्ति के इनकम के ऊपर और वेल्थ के ऊपर डायरेक्टली लिया जाता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स में यही दोनों आता है, या तो इनकम टैक्स आता है या फिर वेल्थ टैक्स आता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका GST आता है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स जो हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो आता है। उसके बाद अब सबसे पहला चीज़ हम लोग बात किए थे कि एसएससी किसे कहते हैं। तो एसएससी का मतलब हिंदी होता है करदाता। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स ऑन हिज इनकम और इनकम ऑफ द पर्सन टू whom he is representing और by default of law is called SSC। हिंदी इसका समझिएगा, वह व्यक्ति जो खुद के आय के ऊपर या खुद के आय के लिए या फिर किसी दूसरे को जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसका बहुत सारा संपत्ति या बहुत सारा इनकम है जो इंडिया से जनरेट होता है, लेकिन वो फॉरेन में जाके रहता है, विदेश में जाके रहा हुआ, लेकिन यहाँ पे एक आदमी को वो अपॉइंट करके गया है, एक अपने ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करके गया है कि उसके इनकम का या उसके संपत्ति का देखरेख वह करेगा। तो वह व्यक्ति रिप्रेजेंटिंग कहलाता है, और वो रिप्रेजेंटिंग व्यक्ति उसके आय के लिए दाय होता है, या उसका दायित्व बनता है इसका टैक्स देने का। और तीसरा हम लोग बात की है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ लॉ। जैसे मान लीजिए मोदी जी एक नया कानून बना दिए कि जिस किसी के सेविंग में 50,000 से ज़्यादा एक अमाउंट रहेगा, 50,000 से ज़्यादा पैसा रहेगा, तो उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट ऑफ लॉ। इसको हम लोग एसएससी कहेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो तीन तरह से हो, अपने इनकम के वजह से, या जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हो उसके इनकम के वजह से, या फिर लॉ के वजह से उससे कुछ टैक्स देना हो, तो
तो उसको हम लोग एसएससी कहेंगे। उसके बाद आता है पर्सन। जैसे हम लोग पर्सन का बात किए तो इनकम टैक्स में पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ दिया गया है डिक्शनरी के हिसाब से कि पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। तो एक इंडिविजुअल आता है, दूसरा पार्टनरशिप फर्म आता है, तीसरा कंपनी आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इसके अंदर आता है, लोकल अथॉरिटीज़ इसके अंदर आता है, अदर आर्टिफिशियल पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन एवब वो भी आता है, जुडिशियल अथॉरिटीज़ भी इसके अंदर आता है। तो ये हो गया पर्सन। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी फर्म है, या कोई कंपनी है, या फिर व्यक्तियों का समूह है, या फिर आपका बहुत सारे पर्सन का समूह है। फिर उसके बाद कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब प्राकृतिक ना हो कि वो कृत्रिम व्यक्ति होगा, तो उसको हम लोग लेंगे। और उसके बाद है जुडिशियल, मतलब न्यायिक व्यवस्था जो है उसके अंदर जो जो पर्सन आते हैं वो सारा चीज़। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का हिंदी हम नहीं लिख पाए हैं, आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा। इनकम टैक्स एक्चुअली मैक्सिमम इंग्लिश ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन जो भी हो आप लोग असेसमेंट ईयर का देख लीजिएगा। असेसमेंट ईयर जो है द ईयर इन विच इनकम इज टैक्स, मतलब आप इनकम कमाए हो तो वो उसी साल में टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके अगले साल टैक्स देना पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लिए हैं कि ये जो साल चल रहा है, अभी आज का डेट अगर देखिएगा तो ये आज का डेट है 17 जुलाई 2022, और फिनेंशियल ईयर कैसे चलता है 1/4/2022 से 31 मार्च 2023। मतलब ये प्रीवियस ईयर चालू हो चुका है, और असेसमेंट ईयर मेरा कौन होने वाला है, इसके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। हम थोड़ा एक साल पीछे लिए हैं क्योंकि अभी भी इनकम टैक्स का लास्ट डेट बचा हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो असेसमेंट ईयर हम लोग क्या माने 2022-23, और उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, ठीक जस्ट एक साल पहले। और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वह ईयर जिसमें इनकम ना जनरेट किया जाता है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। दूसरा लास्ट है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। तो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम को 5 हेड्स में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए आप लोगों को वीडियो को हम पॉज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। टैक्स का मतलब होता है एक छोटा सा अमाउंट जो किसी व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है, चाहे उसके इनकम पे या फिर वेल्थ पे या फिर सेल्स और गुड्स के बेचने और खरीदने पे। एसएससी कौन होता है, तो वह व्यक्ति जो कर देता है। कर देता है किसके हिसाब से या किस पर, अपने इनकम पे या फिर रिप्रेजेंटेटिव के इनकम पे, अपने जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इनकम पे, या डिफॉल्ट ऑफ लॉ के। पर्सन के अंदर में बहुत सारा 7 कैटेगरी है, उसमें इंडिविजुअल है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटीज़ है, अदर आर्टिफिशियल पर्सन्स है, नॉट इंक्लूडेड एबव, और जुडिशियल अथॉरिटीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग बात किए असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस ईयर में इनकम को टैक्स किया जाएगा उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। इनकम इज टैक्सड। और दूसरा है प्रीवियस ईयर। इनकम जिस ईयर में जनरेट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और उसके बाद इनकम को बहुत सारे कैटेगरी में किया गया है। हम जस्ट जो जो चीज़ समझाना है वो चीज़ सब हम क्लियरली कर रहे हैं, और ज़्यादा फोकस मेरा यूनिवर्सिटीज़ पे है। सीए के हर एक पॉइंट को टच नहीं कर रहे हैं, या सीएमए के, उसका क्लास थोड़ा एडवांस होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप भेज दीजिएगा कमेंट में, हम उसको वीडियो बना के दिखा देंगे। तो थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका बेसिक्स में, और आगे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। चलिए, बेसिक्स जो था उसमें एक और क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग बात किए थे कि जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में कमाया जाता है उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है उस इनकम के ऊपर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें जो इनकम प्रीवियस ईयर में कमाया जाता है ना, उसी ईयर में उसका टैक्स देना होता है। जैसे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। क्या होता है कि देखिए, जब शिप एक जगह होता क्या है, एक देश से दूसरे देश शिप ट्रैवल करते रहता है। अगर ऐसा बिजनेस है जो शिपिंग बिजनेस है, मतलब कार्गो है या फिर बड़ा शिप मेरे पास है, और मान लीजिए हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको चलाते हैं, और मैं यहाँ का रेसिडेंट नहीं हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आया और यहाँ पे माल अनलोड करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो यहाँ जो उनको भाड़ा मिला,
या लोडिंग किया माल, उसके बदले में भाड़ा मिला, तो उसका जो टैक्स है ना वो उसी साल उसी समय कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि टैक्स जो हो रहा है वो करेंट ईयर में ही इसका पेमेंट हो रहा है, मतलब जिस ईयर में जनरेट हो रहा है इनकम उसी ईयर में टैक्स दिया जा रहा है। तो ये 172 है। दूसरा देखिएगा, पर्सन लिविंग इंडिया। जैसे मान लीजिए हम अपना पूरा संपत्ति बेच के इंडिया से बाहर जा रहे हैं और कब आएंगे पता नहीं है, क्योंकि जब पूरा संपत्ति बेच रहे हैं मतलब बाहर जाके बाहर सेटल होने जा रहे हैं, तो वैसे केस में भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 174 होगा ये सेक्शन, ठीक है। सेक्शन में थोड़ा सा गलती हो गया था और एक गलती हो गया था, देखिए इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1961 में आया था और इसका रूल जो है वो 62 से लागू हुआ था, ठीक है। तो वो थोड़ा छूट गया था, मतलब मिस्टेक हो गया था, तो वो आप देख लीजिएगा। तीसरा है AOP और BOI। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा बहुत सारा पर्सन मिलके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए, जैसे कोरोना आया था, कोरोना के समय में तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा दिन के लिए कोई बिजनेस आइडिया के हिसाब से बहुत सारा एक साथ आ गए और बिज़नेस किए, और जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ या पर्पस ख़त्म हुआ हम बिज़नेस को लिक्विडेट कर दिए, तो उस केस में भी आपका जिस ईयर में इनकम होगा उसी ईयर के रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारा आदमी जो पैसा, मतलब मान लीजिए कि टैक्स चोरी करने के लिए, बेसिकली चोरी करने के लिए अगर कोई अपना संपत्ति बेचता है और सोचता है कि हम टैक्स इस पे जमा नहीं करना चाहते हैं, तो वैसा अगर धरा जाता है ना या वो इसको अगर पकड़ लेते हैं तो उसका जो भी टैक्स कैलकुलेशन होता है वो प्रेजेंट ईयर के हिसाब से ही होता है। और लास्ट है डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस या डिसकंटिन्यूड बिजनेस। जैसे मान लीजिए हम बिज़नेस कर रहे थे बट आई होप अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर बिज़नेस से कमाई नहीं हो रहा है, हम बिज़नेस को डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो जितने दिनों तक डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो बिज़नेस को ख़त्म कर रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट कमाया ना उतना प्रॉफिट उसी ईयर के टैक्स के रेट के हिसाब से हमको देना पड़ता है और इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है इनकम टैक्स वाले को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोग बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, रिलायंस को ही लेते हैं, रिलायंस का कोई एक सब्सिडियरी कंपनी है, वो अब मुकेश भाई अंबानी को रास नहीं आ रहा है, वो बंद करना चाहते हैं, तो उस पे जो भी अब तक का कमाया हुआ होगा ना इनकम, उसको इसी साल के रेट पे टैक्स्ड किया जाएगा। बेसिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग का आगे का टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, उसका स्थिति कैसा है, मतलब वो यहाँ पे इसका हिंदी होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब रेसिडेंट होने के लिए, मतलब कि यहाँ का नागरिक होने के लिए। एक्चुअली नागरिक भी नहीं है, इसका कुछ हिंदी होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में होता क्या है कि कोई पर्सन यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, इंडिया में रह रहा है और हम जानना चाहते हैं कि वो इंडियन रेसिडेंट है या नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और RI होता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हर साल कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब इसको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, इंडिविजुअल और HUF, और AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज़, कंपनी, ये सब बीकॉम के सिलेबस में नहीं है। स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं बीकॉम पे। हाँ, जो टचअप हो जाएगा वो CA CMA का हम थोड़ा बहुत टच करते जाएंगे। क्या ये सब सिलेबस में नहीं है? CA CMA का ये सब सिलेबस में है। एक्स्ट्रा जो है बीकॉम से ज़्यादा जो है उस पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशली हम वीडियो किसी एक क्लास के लिए नहीं बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बीकॉम पे थोड़ा फोकस करें। CA CMA का ज़रूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, बाद में इम्प्रूवमेंट होगा, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे सारा चीज़ आपका CA CMA में रूल लगेगा। इंडिविजुअल और HUF एक कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि HUF और इंडिविजुअल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हम लोग इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं। इंडिविजुअल क्या हो सकता है, या तो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। किसी भी इंडिविजुअल को अगर रेसिडेंट होना रहता है ना, तो उसको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को फॉलो करना रहता है, और उसमें से कोई एक कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 182 डेज लिविंग इन प्रीवियस ईयर। उस आदमी को इंडिया में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा पिछले साल। दूसरा है कि अगर चलिए मान लो कोई आदमी 182 दिन नहीं रह पाया, तो वो उसको कम से कम प्रीवियस ईयर 60 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन अगले
4 साल जो है ना प्रीवियस ईयर से अगले 4 साल उसमें कम से कम उसको 365 दिन रहना होगा, तभी जाके वो रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन है जो इंडिया छोड़ रहा है, क्या चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर क्रू मेंबर है इंटरनेशनल शिप का, या फिर इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन का मतलब होता है जो आदमी या जिसके दादाजी, एक्चुअली पापा से भी ऊपर दादाजी, इंडिया जो डिवाइड हुआ है 1947 में, उस समय भारत में रहे हो, मतलब भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन 3 देशों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ का भी कोई आदमी अगर इंडिया में रेसिडेंट होना चाहता है तो उसको इन तीनों को फॉलो सिर्फ फर्स्ट केस करना होगा, सेकेंड केस इन लोगों के लिए नहीं है। अब आते हैं कि अगर कोई आदमी अगर रेसिडेंट हो गया तब पर भी उसका 2 कैटेगरी होता है, एक होता है एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए किसी भी व्यक्ति को दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का। अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में क्या है, तो पहला बोलता है एटलीस्ट 2 इयर्स का रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 2 साल कम से कम वो व्यक्ति रेसिडेंट होगा पिछले 10 सालों में, जो प्रीवियस ईयर से पीछे 10 सालों में। दूसरा है एंड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब कम से कम उसका लिविंग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 730 होना चाहिए। कितने साल में, तो कम से कम 7 साल में। अगर ऐसा है तभी वो टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, मतलब रेसिडेंट हुआ, रेसिडेंट का 2 भाग हो गया, एन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। नॉन ऑर्डिनरी के लिए क्या, या तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करे या इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं करे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे क्वेश्चन करें। बेसिक्स का जितना हम बताए हैं उतना ही एक्चुअली VBI है, चाहे वो CMA कोर्स हो, चाहे वो BCom हो, चाहे वो CA हो। हाँ, कुछ टैक्स रेट्स जो सब था जिसको हम एस्केप किए हैं, टैक्स रेट का ना हम सारा बातचीत सबसे लास्ट क्लास में करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्लास आज शुरू हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 30 to 35 क्लासेस होगा और कोशिश करेंगे उसी में हम सारा चीज़ बताना। तो उस समय 35 या 36 जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग टैक्स रेट, फिर एप्लीकेशन, ये सब सारा चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे का भी भला हो जाए। और ये BCom का हम लोग सब शुरू किए हैं, BCom 3rd पार्ट, तो BCom 1st पार्ट 2nd पार्ट का भी हम वीडियो लेके आएंगे कुछ टॉपिक्स पे, या फिर हो सकता है हर एक टॉपिक पे, तो वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।